फ्रेंड्स नमस्कार। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्ट एनालिसिस और आज आपको सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले तो समझिए कि सॉल्ट बनता कैसे है। सॉल्ट कैसे बनता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ कि जो हमारा सॉल्ट है वो सॉल्ट जो है कैसे बनता है, सॉल्ट को कैसे बनाया जाता है, कैसे सॉल्ट को प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं एसिड और बेस को जब रिएक्ट करा देते हैं आपस में, एसिड प्लस बेस का जब आपस में अपन रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर, ये रिएक्शन तो बड़ा कॉमन है, आप जानते होंगे। हाँ, मान लो अपन ने एसिड ले लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, बेस ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो क्या होगा? सॉल्ट क्या बनेगा? H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस, तो बन जाएगा प्लस माइनस के साथ कंबाइन होके, तो पानी बाहर निकल जाएगा और Na और प्लस Cl मिल जाएगा, बन जाएगा NaCl। ये NaCl सोडियम क्लोराइड हमारा सॉल्ट है जो अपन यूज़ करते हैं, नमक सोडियम क्लोराइड। अब ये जो NaCl है, ध्यान रखना, इस Na पे प्लस होता है और Cl पे माइनस होता है। Na पे प्लस और Cl पर माइनस, ये हमारा हो गया सॉल्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सॉल्ट में जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं कैटायन। सॉल्ट में पॉजिटिव वाले पार्ट को क्या नाम देते हैं? कैटायन। और नेगेटिव वाले पार्ट को नाम देते हैं एनायन। ठीक, सॉल्ट में पॉजिटिव वाले को कैटायन, नेगेटिव वाले को एनायन। अब कैटायन देखो, कैटायन कहाँ से आया है? ये Na प्लस कहाँ से आया है? Na प्लस तो बेस से आया है, तो इसीलिए कैटायन को अपन बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। कह देते हैं। और बच गया एनायन। Cl माइनस कहाँ से आया? एसिड से आया, इसीलिए इसको अपन एसिडिक रेडिकल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एसिडिक रेडिकल। क्या कह देते हैं? एसिडिक रेडिकल भी कह देते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए, ये बात समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो टॉपिक, हमारा जो चैप्टर है, नोट भी करते जाना, समझ में आया ना? चलिए, अब हमारा जो चैप्टर है उसका तो नाम है भाई साहब सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस में दो प्रकार का एनालिसिस होता है। सबसे पहला एनालिसिस होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और सॉल्ट एनालिसिस में दूसरा एनालिसिस होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है ना? राइटिंग समझ में आ रहा है ना? पहला है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दूसरा है क्वालिटेटिव एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस में दो प्रकार का एनालिसिस होता है भाई साहब, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि ये बताता है, इस एनालिसिस से हमको ये पता चलता है कि अमाउंट, माने अगर अमाउंट पता करना है तो आप क्या करिए? क्वांटिटेटिव, नाम ये क्वांटिटेटिव माने क्वांटिटी, अमाउंट पता करना है तो। और क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? बोलो क्वालिटेटिव। तो आप बोलोगे कि सर क्वालिटेटिव मतलब तो कि कैसा क्वालिटी का साल्ट है वो पता चलेगा। मैं कहूँगा ये नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वालिटेटिव से हमको साल्ट का क्वालिटी पता नहीं चलेगा, हमको ये पता चलेगा कि सॉल्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्या पाया जा रहा है। माने सॉल्ट के अंदर कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है, वो पता चलेगा। ठीक है, कि सॉल्ट में क्या पाया जा रहा है उसके बारे में जो है हमको पता चलेगा आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस में।
क्लियर है। तो क्वालिटेटिव में हमको यह नहीं पता चलेगा कि सॉल्ट का क्वालिटी कैसा है। हाँ, क्वांटिटेटिव नाम से पता चल रहा है कि कितना अमाउंट में बना, लेकिन क्वालिटेटिव से यह नहीं पता चलेगा कि हमको सॉल्ट का क्वालिटी कैसा है। इससे तो यह पता चलता है कि सॉल्ट में क्या प्रेजेंट है, कौन सा कैटाइन प्रेजेंट है, कौन सा एनाइन प्रेजेंट है, ये चीज़। अब ये अपने सिलेबस में, अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने को पढ़ना है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस हमने अपने को पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईओसी में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने को पढ़ना है क्वालिटेटिव एनालिसिस कि क्या प्रेजेंट है, कौन सा कैटाइन सॉल्ट में प्रेजेंट है, कौन सा एनायन सॉल्ट में प्रेजेंट है। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस अपने को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना। ये आप पढ़ चुके हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, ये आप पढ़ चुके हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि क्वांटिटेटिव वाला एनालिसिस वाला आप पढ़ लिए हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है जैसे पढ़े होगे आप, जैसे मान के चलिए केरियस मेथड, नाम सुने हो, केरियस मेथड, केरियस मेथड, केरियस मेथड हो गया। जैसे कि हो गया ड्यूमास मेथड, ड्यूमास मेथड, ये सब पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो प्यूरिफिकेशन एंड टेक्निक वाले चैप्टर में। जैसे कि जेल्डॉल्स मेथड, जेल्डॉल्स मेथड, ये सब आप इनऑर्गेनिक में नहीं ऑर्गेनिक में पढ़ते हो। केरियस मेथड, ड्यूमास मेथड, जेल्डॉल मेथड, वो जो सम बेसिक प्यूरिफिकेशन एंड टेक्निक वाला चैप्टर है उसमें क्वांटिटेटिव। लेकिन अपने को आईयूसी में कौन सा पढ़ना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि सॉल्ट में क्या प्रेजेंट है, कौन सा कैटाइन प्रेजेंट है, कौन सा एनाइन प्रेजेंट है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि एनालिसिस करते कैसे हैं। अब हम देखेंगे, अब हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, कि भाई साहब, मेरे भाई, एनालिसिस करते कैसे हैं ये तुम बताओ मेरे को। प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस कैसे करते हैं, सॉल्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है, प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस करते कैसे हैं। तो करने के कुछ तरीके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सीक्वेंस वाइज चलेगा, ये नहीं कि किसी को पहले कर दिए किसी को बाद में, सीक्वेंस वाइज चलेगा। सबसे पहला सॉल्ट एनालिसिस में क्या करते हैं, प्रिपेयर एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले आप एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन बनाओ, माने जो नमक, आपको कोई मास्टर नमक दे देगा, बोल थोड़ा सा तुमको नमक दे देगा, बोलेगा क्या, ये नमक मैं तुमको दे रहा हूँ, जाओ दिमाग लगाओ, लैब में तुमको नमक दे देगा। क्या होता है कि 12th क्लास में जब प्रैक्टिकल करवाया जाता है, थोड़ा सा नमक दे दिया किसी डब्बे में से निकाल के, तुमको बताएगा नहीं ये नमक क्या है क्या नहीं, तुमको दे देगा, बोलेगा जाओ लैब में पता करके मेरे को बताओ कि इस नमक में कौन सा कैटाइन है, कौन सा एनाइन है, तुमको बोल देगा। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुमको जो नमक देगा तुम उस नमक का क्या करो, एक्वस सॉल्यूशन बना लो। नमक में, पानी में नमक को घोल के एक्वस सॉल्यूशन बना लो। दूसरा क्या करो, दूसरा क्या करो कि आप जो है उसके बाद टेस्ट करो कैट एनाइन का। पहले एनाइन का टेस्ट फॉर एनाइन, पहले उस नमक में एनाइन का टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद तीसरे नंबर पर टेस्ट किया जाएगा कैटाइन का, टेस्ट फॉर कैटाइन। ऐसा नहीं कर सकते आप कि पहले कैटाइन का कर देंगे टेस्ट, नहीं, पहले एनाइन का टेस्ट फिर कैटाइन का। याद रखने का ऐसा तरीका है कि ABCD में पहले A आता है तो पहले अपन एनाइन का टेस्ट करेंगे, ABCD में बाद में C आता है तो फिर कैटाइन का। इस तरह से आप याद रख सकते हो। ये स्टेप है कि पहले सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार कर लिए जो सॉल्ट का दिया, उसके बाद हम एनाइन का टेस्ट किए, फिर कैटाइन का टेस्ट किए। धीरे धीरे अपन समझेंगे, अभी ये तो बेसिक चल रहा है। क्लियर है, ये नोट हो गया। चलिए अगले कंसेप्ट पर बढ़ रहे हैं, दिख तो रहा ही होगा सब। चलिए इसके बाद आप देखना हाउ टू परफॉर्म टेस्ट, टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। हाउ टू परफॉर्म टेस्ट, कि भाई साहब टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। हाउ टू परफॉर्म टेस्ट, कि भाई साहब टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। तो टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो दो प्रकार का टेस्ट होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप करो पीटी। सबसे पहले पीटी करो। कोई भी टेस्ट जो करोगे सॉल्ट का तो आपको दो चीज़ करना पड़ेगा। टेस्ट दो टाइप का होता है, टेस्ट दो टाइप का होता है। सबसे पहला जो टेस्ट होता है
उसको क्या कहते हैं बताओ? तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं पीटी। पीटी मतलब फुल फॉर्म जान लीजिए। पीटी का मतलब होता है प्रीलिमिनेटरी टेस्ट। प्रीलिमिनरी, माफ करिएगा, प्रीलिमिनरी। क्या है? प्रीलिमिनरी बोल दिया गलती से, प्रीलिमिनरी। कौन सा? प्रीलिमिनरी टेस्ट। कौन सा टेस्ट? मेरे साथ बोलो, रिपीट करो, उससे याद होगा। सबसे पहला कौन सा टेस्ट? प्रीलिमिनरी टेस्ट। प्रीलिमिनरी टेस्ट। चलिए, प्रीलिमिनरी टेस्ट पहले कर लिए। सॉरी, सबसे पहले पीटी कर लिए। कौन सा टेस्ट कर लिए? प्रीलिमिनरी टेस्ट कर लिए। कौन सा टेस्ट? प्रीलिमिनरी टेस्ट। उसके बाद करते हैं देन वी परफॉर्म। उसके बाद करते हैं सीटी। क्या? सीटी बोले तो कन्फर्मेटरी टेस्ट। कौन सा टेस्ट? कन्फर्मेटरी टेस्ट। सबसे पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट जब आप प्रीलिमिनरी टेस्ट करोगे तो आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा कि कौन सा कैटाइन है, कौन सा एनाइन है। आप गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि भाई यही कैटाइन है, यही एनाइन है। प्रीलिमिनरी टेस्ट में आपको ये पता चल जाएगा हल्का हल्का कि भाई ये कैटाइन हो सकता है, ये एनाइन हो सकता है। कंफर्म नहीं आप कर सकते, लेकिन एक बार आपने कन्फर्मेटरी टेस्ट कर दिया तो भाई साहब आप ठप्पा लगा के कह सकते हो, आप मुहर मार के ठप्पा लगा के कह सकते हो कि भाई साहब वो यही कैटाइन है या यही एनाइन है। कन्फर्मेटरी टेस्ट से भाई कंफर्म हो जाता है कैटाइन और एनाइन का। समझ में आया ना? चलिए, अब ध्यान से देखना आप भाई साहब। सबसे पहले देखो कि जो टेस्ट होता है ना, नोट करते चलना क्योंकि इम्पोर्टेंट है। जो कोई भी टेस्ट होता है, टेस्ट दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है साहब? दो प्रकार का जो है टेस्ट होता है। सबसे पहला टेस्ट होता है ड्राई टेस्ट। सबसे पहला होता है आपका ड्राई टेस्ट, और दूसरा होता है आपका वेट टेस्ट। नाम है टेस्ट का ड्राई टेस्ट, वेट टेस्ट। ठीक है ना? मोस्ट कॉमन होता है आपका वेट टेस्ट। मोस्ट कॉमन कहोगे सबसे ज़्यादा कौन सा टेस्ट करते हैं? तो भाई साहब मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा जो कॉमन टेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा कॉमन टेस्ट जो है वो आपका कौन सा टेस्ट है? वेट टेस्ट है। सबसे ज़्यादा कॉमन टेस्ट जो है वो आपका है वेट टेस्ट। क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा कॉमन, मोस्ट कॉमन टेस्ट है वेट टेस्ट। अब ध्यान से देखना, जो ड्राई टेस्ट है वो, उसमें अपन सॉलिड सॉल्ट लेते हैं। कोई भी अगर सॉलिड सॉल्ट है तो उसका ड्राई टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? उसका ड्राई टेस्ट करते हैं। उस सॉलिड सॉल्ट को अपन पेस्ट फॉर्म में लेंगे और ड्राई टेस्ट करेंगे। तो ड्राई टेस्ट करने के लिए अपन सॉलिड सॉल्ट लेते हैं, उसका पेस्ट बना के उसको ड्राई टेस्ट करते हैं। और ये जो ड्राई टेस्ट होगा ये होगा मोस्टली फॉर कैटाइन। ज़्यादातर जो कैटाइन होते हैं उन कैटाइन के लिए ड्राई टेस्ट किया जाता है। ज़्यादातर जो कैटाइन होते हैं उनके लिए ड्राई टेस्ट किया जाता है। ठीक है? लेकिन जो वेट टेस्ट होता है, वेट टेस्ट में सॉल्ट सॉल्यूशन का टेस्ट किया जाता है। उसमें आप सॉलिड सॉल्ट नहीं लोगे, सॉल्ट सॉल्यूशन का टेस्ट करोगे। उसमें आप सॉल्ट सॉल्यूशन का टेस्ट करोगे। और ये जो वेट टेस्ट है ये आप कैटाइन और एनाइन दोनों के लिए कर सकते हो। आपने ड्राई टेस्ट तो सिर्फ कैटाइन के लिए किया था, लेकिन वेट टेस्ट जो है बोथ फॉर कैटाइन एंड एनाइन, आप कैटाइन एंड एनाइन दोनों के लिए जो है आप वेट टेस्ट कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, समझ में आ रहा है ना? ये भी आप एक पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा। चलिए, नोट करो फटाफट। अब हम आपको बताते हैं कि हम जब सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो हम कुछ चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, हम कुछ चीज़ देखते हैं, कुछ चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं। क्या क्या चीज़ हम देखेंगे? देखो, व्हाट विल वी लुक फॉर, व्हाट विल वी लुक फॉर। जब हम सॉल्ट एनालिसिस करेंगे ना तो हम क्या सब चीज़ देखेंगे? आप मेरे को ये बताओ।
जब कभी भी हम सॉल्ट एनालिसिस करेंगे तो हम क्या सब चीज़ देखेंगे, व्हाट विल वी लुक फॉर। जब हम सॉल्ट एनालिसिस करेंगे तो क्या सब चीज़ हम देखेंगे, आप मेरे को ये बताओ क्या सब चीज़ हम देखेंगे। तो ध्यान से सुनना, जब कभी भी हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो हम क्या सब चीज़ देखते हैं, देखना ध्यान से। एनी चेंज, कोई भी ऐसा चेंज, कोई भी ऐसा चेंज परसेप्टेबल टू, ये आर है ना, ये आर है, परसेप्टेबल, एनी चेंज परसेप्टेबल टू आवर सेंस, टू आवर सेंस, कोई भी ऐसा चेंज जो हमारा सेंस ऑर्गन उसको समझ सके, वो सब हम सॉल्ट एनालिसिस में देख सकते हैं, उस चीज़ को समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा चेंज जो हम सेंस कर पाएँ। जैसे कि मान लो जब सॉल्ट एनालिसिस होगा तो क्या क्या चेंज हो सकता है। तो देखो सॉल्ट एनालिसिस होगा तो टेस्ट ट्यूब में क्या क्या खटपट, क्या क्या चेंज हो सकता है। सबसे पहला चेंज इन कलर, अगर चेंज इन कलर हो गया तो हम उससे पकड़ लेंगे कि भाई फलां कैटायन है तो फलां कलर देगा, फलां एनाइन है तो ये कलर देगा, ये एनाइन है तो ये कलर देगा। तो चेंज इन कलर से अपन भाप सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। चलिए दूसरा क्या चेंज दिखेगा, दूसरा दिखेगा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि भाई साहब गैस निकल रहा है भाई, अरे भाई गैस निकल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रहा है। तो गैस से भी आप कह सकते हो ये गैस निकला तो ये होगा, ये होगा, ये कैटाइन ये एनाइन होगा। उसके बाद तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, आप स्मेल से भी पता लगा सकते हो सूंघ के। मान लो कोई कैटाइन है उसका सड़ा हुआ अंडा की तरह गंध होता है, स्मेल होता है। कोई है जिसका मान के चलिए जो है कि रॉटन फिश की तरह, सड़ा हुआ मछली की तरह गंध होता है। कोई है जिसका सल्फर के जलने जैसा स्मेल आता है। कोई है जिसका मान के चलिए अलग अलग टाइप का स्मेल होता है। माचिस के जलने पर जो स्मेल आता है ना, माचिस जब जल के बुझने लगता है तो हल्का स्मेल जो लगता है वैसा, तो स्मेल से भी पता लगा सकते हैं। चौथा प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट, एक मिनट, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन से भी, कि भाई साहब प्रेसिपिटेट बना, माने कुछ ना कुछ नीचे बैठ गया, टेस्ट ट्यूब के नीचे, पेंडी में टेस्ट ट्यूब के नीचे कोई चीज़ बैठ गया तो प्रेसिपिटेट बना। तो उस प्रेसिपिटेट के बनने से भी पता लगा सकते हैं हम कि ये जो है सॉल्ट हो, ये कैटाइन या ये एनाइन हो सकता है। समझ में आ गया, ये कैटाइन या ये एनाइन हो सकता है। और ध्यान रखना, आप खुद सोच के बताओ क्या अपन टेस्ट करके पता लगाएंगे कभी। आप बोलोगे हाँ तो बिल्कुल नहीं, गलत। टेस्ट करके अपन कभी भी पता नहीं लगा सकते कि ये कैटाइन है या ये एनाइन है, क्योंकि भाई कई सारे सॉल्ट तो हानिकारक भी होते हैं ना, हमारे लिए तो बड़े डेंजरस होते हैं। सोडियम क्लोराइड ना ठीक है जो अपन खाते हैं, लेकिन कई सारे सॉल्ट जो होते हैं वो तो डेंजरस हैं, तो उसको तो अपन टेस्ट तो नहीं करने जाएंगे। तो जीवन में ध्यान रखना, कभी टेस्ट से अपन आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। तो टेस्ट लिख के मैंने काट दिया, टेस्ट लिख के मैंने काट दिया, क्लियर। चलिए अब ध्यान से देखो, एक चीज़ अपन पढ़ने जा रहे हैं, मैं अगले पेज पर इसको करूं क्योंकि यहाँ भाई साहब जगह ही कम है ना, जगह ही कम है, तो मैं अपन अगले पेज पर चलते हैं। चलो देखो ध्यान से, एक चीज़ अपन करते हैं जिसको कहते हैं, ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। सोडियम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, CT लिखा है यहाँ है ना, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, SCE शॉर्टकट लिख दिया, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। अब सुनो ध्यान से, कोई कोई सॉल्ट ऐसा होता है, मान लो आपने टेस्ट ट्यूब लिया, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इधर समझा रहा हूँ, आपने इसमें कोई सॉल्ट डाला, कोई सॉल्ट डाला और फिर आपने इसमें पानी डाल दिया। तो मान के चलो ये पानी है, आपने सॉल्ट डाला, सॉल्ट जो है इसके नीचे बैठ गया, कितनों घोल रहे हो लेकिन सॉल्ट नीचे बैठ जा रहा है। ये सॉल्ट देखो नीचे बैठ जा रहा है, सॉल्ट PPT समझते हो, प्रेसिपिटेट,
प्रेसिपिटेट बन जा रहा है, सॉल्ट नीचे बैठ जा रहा है। आपने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट को बार बार घोल दिया, फिर टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट नीचे बैठ गया, टेस्ट ट्यूब के नीचे सॉल्ट बैठ गया, टेस्ट ट्यूब के नीचे सॉल्ट बैठ गया, आप घोल दिए पानी में नमक को, क्योंकि हमको टेस्ट करना है तो सबसे पहले हमको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। लिखे थे ना हम कि पहले एक्वस सॉल्यूशन बनाओ, फिर उसमें एनाइन का पता लगाओ, कैटाइन का। तो जब जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन बनाने गए, कोई सॉल्ट मास्टर साहब ने हमको दिया, बोला कि भाई साहब लो सॉल्ट पता करके आओ कौन सा कैटाइन कौन सा एनाइन है। पानी में तो घोलेंगे, पानी में घोलेंगे, पानी में घोले तो सॉल्ट नीचे बैठ गया। तो जो सॉल्ट नीचे बैठ जाए, जो सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो जाए, उस प्रेसिपिटेट वाले सॉल्ट के लिए क्या करते हैं, पीपीटी सॉल्ट के लिए, प्रेसिपिटेट वाले सॉल्ट के लिए क्या करें भाई, जो सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो गया, माने ये समझो कि हमने कोई सॉल्ट लिया, उस सॉल्ट का मैंने सॉल्यूशन बनाया, SOLN समझते हो, सॉल्यूशन, बट इट डिड नॉट डिजॉल्व, बट वो जो सॉल्ट था इट डिड नॉट डिजॉल्व, वो सॉल्ट घुला ही नहीं पानी में, सॉल्ट डिजॉल्व ही नहीं हुआ, पानी में सॉल्ट घुला ही नहीं, घुला ही नहीं। कोई और दिमाग लगाया विद्यार्थी, कोई बोला कि किसने क्या बोला, किसने बोला कि भाई साहब वो सॉल्ट जो है पानी में डिजॉल्व नहीं हुआ, तो एक काम करते हैं, उस सॉल्ट को अपन गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं। मान लो यहाँ से अपन क्या, कोई बोला कि भाई साहब नीचे से जो है हीट करो, हीट करोगे नीचे से ना, नीचे से खूब अगर हीट करोगे, नीचे से अगर मैं हीट दूँ, हीट अगर नीचे से दूँ तो उस पर क्या होगा, सॉल्ट गल जाएगा, तो तब घुल जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, हमने हीट करा, हीट मान लो करो, हीट करो, देन ट्राई टू डिज़ोल्व, देन ट्राई टू डिज़ोल्व, देन ट्राई टू डिज़ोल्व, हीट करके तब घुलने का प्रयास करो, तब अगर घुल जाए, तब अगर घुल जाए। लेकिन अभी भी पीपीटी ही है, लेकिन फिर भी अभी भी प्रेसिपिटेट ही है, पीपीटी ही है, प्रेसिपिटेट के रूप में पड़ा हुआ है, अभी भी प्रेसिपिटेट के रूप में पड़ा हुआ है। उस सिचुएशन में देन वी प्रिपेयर, वैसे कंडीशन में क्या होता है, देन वी प्रिपेयर, वैसे कंडीशन में जो है हम प्रिपेयर करते हैं SCE, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, SCE, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, SCE, ठीक है। ध्यान रखना, SCE सोडियम कार्बोनेट से जब रिएक्शन कराते हैं, आगे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या, तो उस सिचुएशन में जब भी सोडियम कार्बोनेट से अपन रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये थोड़ा स्पेलिंग ठीक से लिख रहा हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब भी सोडियम कार्बोनेट से अपन रिएक्शन करवाएंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और आपको पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो उसमें आप जानते हो ना, कैटाइन का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो उस केस में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। चलिए, अब ध्यान रखना कि भाई सोडियम कार्बोनेट का ही एक्सट्रैक्ट क्यों बनाएं, तो आप समझना कि जितने भी सोडियम सॉल्ट होते हैं, जितने भी सोडियम सॉल्ट होते हैं, ऑल सोडियम सॉल्ट, किसी का भी सोडियम सॉल्ट हो, ऑल सोडियम सॉल्ट आर वाटर सॉल्युबल, सारे के सारे सोडियम सॉल्ट क्या होते हैं, वाटर में घुलने वाले होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। जितना भी सोडियम का सॉल्ट है, सारा क्या सारा सोडियम का सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होगा, पानी में घुल जाएगा, वाटर का सॉल्युबल होगा, पानी में घुल जाएगा। मान लो हमको मास्टर साहब ने कोई नमक दिया, हम मान लेते हैं वो नमक क्या था, AgCl था, हमने पानी में घोलना चाहा लेकिन नहीं मिला, क्यों, क्योंकि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट था। इनसॉल्युबल चीज़ कैसे मिले, घुलेगा, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट था, पीपीटी बन गया, इसका घुल नहीं रहा था। हमने इसको क्या किया, सोडियम कार्बोनेट से जो है अपने इसको रिएक्शन करवा दिया, उसी टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम कार्बोनेट भी डाल दिया, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम एक्सट्रैक्ट बता रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ रिएक्शन के माध्यम से। तो कोई सॉल्ट इनसॉल्युबल था, उसमें मैंने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, ठीक है। कौन सा रिएक्शन होगा, अभी मैंने बताया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैं DD रिएक्शन लिख रहा हूँ, DD रिएक्शन है ना शॉर्टकट में, तो होगा, तो क्या होगा, Ag + Cl - Na + CO3 - समझ लो,
Na इस Cl के साथ रिएक्ट करके NaCl बना लेगा और प्लस Ag2NO3 बना लेगा। कैटायन एक्सचेंज हो गया, ठीक है ना, मतलब आयंस का एक्सचेंज हो गया, NaCl बना। इससे तो मेरे को उतना खैर मतलब नहीं है, Ag2NO3 से मेरा NaCl बन गया। ये क्या है? सोडियम का सॉल्ट। अभी बोला सारे के सारे सोडियम सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये सोडियम सॉल्ट बन गया। ये एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो गया इसका, ये पानी में घुल गया, ये सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि सोडियम का सॉल्ट है ना, NaCl सॉल्ट है, उसमें सोडियम प्रेजेंट है, तो ये सोडियम का सॉल्ट है, तो ये वाटर सॉल्युबल हो गया। तो हमें जो सर ने, मास्टर साहब ने जो AgCl सॉल्ट दिया था जो इनसॉल्युबल था, उसको हमने NaCl में कन्वर्ट कर लिया, NaCl में कन्वर्ट कर लिया। अब NaCl तो सॉल्युबल है, अब इसका अपन टेस्ट तो कर ही सकते हैं, वी कैन परफॉर्म टेस्ट। अब इसका तो अपन टेस्ट कर ही सकते हैं, वी कैन परफॉर्म टेस्ट, वी कैन परफॉर्म टेस्ट। अब इसका तो अपन टेस्ट कर ही सकते हैं। तो दिया गया था इनसॉल्युबल सॉल्ट, लेकिन हमने उसको सॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट करके फिर रिएक्शन करा, क्योंकि जब तक सॉल्युबल सॉल्ट नहीं होगा तब तक आप रिएक्शन तो कर नहीं पाओगे। जब तक सॉल्युबल सॉल्ट नहीं होगा तब तक आप रिएक्शन तो कर नहीं पाओगे, ये बात होता है। एक बार सॉल्युबल सॉल्ट बन गया तो हो गया काम, फिर अपन इसका अपन टेस्ट करेंगे, वी कैन परफॉर्म टेस्ट। चलिए आगे बढ़ें। अब हमको जो है पढ़ना होता है, एक बार एक्वस सॉल्यूशन तैयार कर लिए, फिर अपन सीखते हैं टेस्ट ऑफ एनायन, एनायन का टेस्ट, टेस्ट फॉर एनायन, टेस्ट फॉर एनायन। ध्यान से सुनते चलिएगा, टेस्ट फॉर एनायन। एनायन को कैसे टेस्ट करें, सुनते जाइएगा। एनायन का कैसे टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर एनायन, ध्यान से सुनना। तो हमेशा मैंने आपको बताया कि जब कभी भी टेस्ट की बात आती है, दो प्रकार का टेस्ट होता है, प्रीलिमिनरी टेस्ट फॉलोड बाय एक बार प्रीलिमिनरी टेस्ट कर दोगे, फॉलोड बाय उसके बाद क्या करोगे, CT कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट करो, PT करो, प्रीलिमिनरी टेस्ट करो, और उसके बाद क्या करो, CT करो, कन्फर्मेटरी टेस्ट करो। क्लियर? तो पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट करो और फिर करो कन्फर्मेटरी टेस्ट, पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट। अब ध्यान से सुनना, अपने कोर्स में कौन कौन सा एनायन पढ़ना है। अपन तो टेस्ट फॉर एनायन देख रहे हैं, अपने कोर्स में अपन तो टेस्ट फॉर एनायन देख रहे हैं, अपने कोर्स में कौन कौन सा एनायंस है। तो अपने कोर्स में जो एनायन है, जो नीट का सिलेबस है, अपने तो अपन तो नीट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो अपने नीट के सिलेबस में जब आप देखोगे गूगल पे सिलेबस, तो उसमें अपने को एनायन दे रखा है CO3 2-, ठीक है ना। उसके बाद दे रखा है आपका, एक मिनट में थोड़ा देख ले रहा हूँ कौन कौन सा दिया है। हाँ, CO3 2- दिया है, S2- दिया है, NO2- दिया है, ठीक है, ये आयन अपने को दिया है। उसके बाद दिया है Cl-, उसके बाद दिया है Br-, उसके बाद दिया है I-, उसके बाद दिया है SO4 2-, उसके बाद दिया है आपका बस इतना ही तक, SO4 2- तक, ठीक है, समझ में आ रहा है, SO4 2- तक। यहाँ पर सुन लो ध्यान से, CO3 2-, S2-, NO2-, ये तीनों के तीनों आते हैं 1A में, 1A ग्रुप में, 1A नाम है, 1A ग्रुप नंबर 1 के A में, ग्रुप नंबर 1 के A में। Cl-, Br-, I- ये तीनों आते हैं ग्रुप नंबर 1 के B में। समझाऊंगा, मैं सब समझाऊंगा, ग्रुप नंबर 1 क्या है, A क्या है, सब बता रहा हूँ। तो ग्रुप नंबर 1A में आ जाएगा CO3 2-, S2-, NO2- 1A में, और Cl-, Br-, I- 1B में, और SO4- आ जाएगा, SO4- आ जाएगा ग्रुप 2 में। कौन से में? ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 में। मैं आपको समझा रहा हूँ, चिंता मत करो, ग्रुप 2 में। क्लियर? ये बात समझ में आया? क्लियर है? तो CO3 2-,
H2 माइनस NO2 माइनस 1A में, Cl माइनस Br माइनस I माइनस 1B में, SO4 2 माइनस ग्रुप नंबर 2 में। ठीक है, ये 2B में, ये 2 में, ग्रुप नंबर 2। समझा रहा हूँ सब चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। मैं अगले पेज पर जाता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक कंसेप्ट बताना है, जगह कम पड़ जाएगा। नोट तो कर ही लिए होगे, चलिए दिख रहा है ना। चलिए, जब एनाइंस की बात आती है, जब एनाइंस की बात आ जाती है सॉरी, अब एनाइंस के केस में ध्यान से सुनना, होता क्या है, एक तो होता है आपका ग्रुप नंबर 1। एनाइंस के केस में एक तो हो जाता है आपका ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 एक हो जाता है ग्रुप नंबर 1, और एनाइंस के केस में एक हो जाता है ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। एक ग्रुप नंबर 1 और दूसरा ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। ठीक, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 जो है उसके अंदर भी सब ग्रुप है। एक का नाम है सब ग्रुप ए, इस ग्रुप के अंदर भी है जिसको सब ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? सब ग्रुप, सब ग्रुप ए। और ग्रुप नंबर 1 के अंदर आता है सब ग्रुप, सब ग्रुप, सब ग्रुप बी। ग्रुप नंबर 1 के अंदर आता है सब ग्रुप ए और ग्रुप नंबर 1 के अंदर आता है सब ग्रुप बी। ग्रुप नंबर 1 के अंदर सब ग्रुप ए, ग्रुप नंबर 1 के अंदर सब ग्रुप बी। ग्रुप नंबर 1 वो है जो, ग्रुप नंबर 1 किसको कहते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख लो कि दे गिव प्रीलिमिनरी टेस्ट, प्रीलिमिनरी टेस्ट, पीटी माने प्रीलिमिनरी टेस्ट, ठीक है ना, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, प्रीलिमिनरी टेस्ट विथ एसिड। वैसा ग्रुप जो एसिड से रिएक्शन करने पर प्रीलिमिनरी टेस्ट दे उसको ग्रुप नंबर 1 में रखेंगे। वैसा ग्रुप जो प्रीलिमिनरी टेस्ट दे, एसिड के साथ रिएक्शन करने पर प्रीलिमिनरी टेस्ट दे, उसको ग्रुप नंबर 1 बोलेंगे। ठीक है, और ग्रुप नंबर 2 वैसे सॉल्ट, वैसे एनायंस, माफ करिएगा, वैसे एनायंस दे। अब ग्रुप नंबर 2 क्या है? ग्रुप नंबर 2 कहता है वैसे एनायंस दे डू नॉट गिव प्रीलिमिनरी टेस्ट विथ एसिड। जो एसिड के साथ प्रीलिमिनरी टेस्ट न दे उसको रखेंगे ग्रुप नंबर 2 में। सीधा सीधा हम समझते हैं बात को। तो ग्रुप नंबर 1 के अंदर वैसे एनायन जो प्रीलिमिनरी टेस्ट दे एसिड के साथ ग्रुप नंबर 1 में रहेगा। वैसे एनायन जो प्रीलिमिनरी टेस्ट नहीं दे एसिड के साथ उसको ग्रुप नंबर 2 में रखेंगे। अब ग्रुप 1 में तो वो हैं जो प्रीलिमिनरी टेस्ट देते हैं एसिड के साथ, ग्रुप नंबर 1 में तो वो हैं जो प्रीलिमिनरी टेस्ट देते हैं एसिड के साथ। अब उसमें सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए में जो डाइल्यूट एसिड के साथ देंगे। अब एसिड में भी सब ग्रुप ए में वो होगा जो डाइल्यूट एसिड के साथ टेस्ट देगा, प्रीलिमिनरी टेस्ट। अब सब ग्रुप बी में वो होगा जो कंसंट्रेटेड कॉन्क लिख रहा हूँ, CON ना, कंसंट्रेशन को शॉर्टकट में लिखा हूँ, जो कंसंट्रेटेड एसिड के साथ दे प्रीलिमिनरी टेस्ट उसको सब ग्रुप बी। तो सुनो फिर से, ग्रुप नंबर 1 वो हैं जो प्रीलिमिनरी टेस्ट देगा एसिड के साथ, ग्रुप नंबर 1 जो प्रीलिमिनरी टेस्ट देगा एसिड के साथ, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 में सब ग्रुप ए जो प्रीलिमिनरी टेस्ट देगा डाइल्यूट एसिड के साथ उसको सब ग्रुप ए, जो प्रीलिमिनरी टेस्ट देगा कंसंट्रेटेड एसिड के साथ उसको ग्रुप नंबर, सब ग्रुप नंबर बी में। अब डाइल्यूट एसिड के साथ कौन देगा, तो कौन कौन सा एनाइन, तो एग्जाम्पल
अभी कुछ देर पहले दिखाए ही थे कौन सा 1A कौन सा 1B में। जैसे यहाँ पर मैंने नहीं दिखाए थे कि जैसे 1A है यानी सब ग्रुप नंबर 1 के ए में जो डाइल्यूट एसिड के साथ देगा CO3 2 माइनस H2 माइनस NO2 माइनस। ग्रुप नंबर 1 के सब ग्रुप बी में Cl माइनस Br माइनस I माइनस जो कंसनट्रेटेड एसिड के साथ देगा। और ये तो ग्रुप नंबर 2 में जो एसिड के साथ देगा ही नहीं प्रीलिमिनरी टेस्ट। तो चलिए, तो क्या क्या है, CO3 2 माइनस H2 माइनस NO2 माइनस। और इसमें जो है कंसनट्रेटेड एसिड के साथ जो देता है Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ये आ जाएगा आपका। और आप एक और लिख सकते हो NO3 माइनस, ये भी आ जाएगा, NO3 माइनस भी लिख लो आप। और मान के चलिए ग्रुप नंबर 2 में एग्जाम्पल है SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक आपका एनाइंस की बात। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 1 के सब ग्रुप ए वाले के साथ जो डाइल्यूट एसिड के साथ देता है, उसको अपन देखते हैं और उसके बारे में अपन जो है समझते हैं। चलिए, अब देख रहे हैं अपन टेस्ट फॉर 1A आयन, 1A एनायन। 1A बोले तो बताओ आप खुद, अब 1A बोले तो ग्रुप नंबर ए हो गया, और 1 माने सब ग्रुप नंबर 1 जो डाइल्यूट एसिड के साथ देगा, जो डाइल्यूट एसिड के साथ देगा। चलिए, अब कौन कौन से एनाइंस हैं एक बार लिख रहा हूँ फिर से मैं, कौन कौन से एनाइंस हैं। CO3 2 माइनस, H2 माइनस, NO2 माइनस जो डाइल्यूट एसिड के साथ देगा प्रीलिमिनरी टेस्ट। इसके साथ जो ग्रुप रिएजेंट होता है, जो रिएजेंट अपन यूज करते हैं रिएक्शन में, जो रिएजेंट यूज करते हैं वो लेते हैं डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन तीनों के साथ जो अपन रिएजेंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कैसे करते हैं थोड़ा सा समझेंगे अपन। ये मान लो कटोरा है, बीकर, इस बीकर में रखा पड़ा है सॉल्ट। किसी ने हमको नमक दे दिया, बोला इस नमक के बारे में कैटायन एनायन का पता लगा क्या, और ये सॉल्ट है। हम सबसे पहले एक्वस सॉल्यूशन तैयार करेंगे और एक्वस सॉल्यूशन इसमें पानी मिला देंगे और एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में उसको रख लेंगे। ये टेस्ट ट्यूब बनाया और सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे इस टेस्ट ट्यूब में। ये बना लिए अपन सॉल्ट सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट सॉल्यूशन अपन बना लिए। अब क्या होगा कि होता क्या है कि कभी मान लो लैब में ये सारा अपन रिएक्शन करते हैं तो कभी हाथे से गिर गया टेस्ट ट्यूब, या कभी जो है कुछ गलती हो गया, तो इस कारण से क्या करते हैं, सॉल्ट तो हमको बार बार टीचर देगा नहीं, एक ही बार देता है। बार बार आपको जो है जो एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल वगैरह होता है उसमें बार बार सॉल्ट तो देगा नहीं, एक बार देगा। तो आप एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया और सेफ्टी के लिए, फॉर अपने सेफ्टी के लिए कि भाई साहब कभी गिर जाए तो बर्बाद, गिरेगा तो पूरा सॉल्ट खराब है, सॉल्ट दोबारा देगा नहीं। तो अपन इसको अपने सेफ्टी पर्पज़ के लिए कई सारे छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब में जो है, कई सारे छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब में जो है, ये मान लो छोटा छोटा टेस्ट ट्यूब है कई सारा, तो अपन कई सारे छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट सॉल्यूशन को डाल लेते हैं। इसी सॉल्ट सॉल्यूशन को कई सारे छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब में डाल लेते हैं फॉर बेटर पर्पस, अपने सहूलियत के लिए कि भाई साहब कभी गिर जाए वगैरह, है ना, इस सब कारण से। अब कोई एक टेस्ट ट्यूब पकड़ लो, बाकी टेस्ट ट्यूब को रख दो, एक टेस्ट ट्यूब पकड़ लो और उसको आप जो है एनाइन टेस्टिंग के लिए लेके चलो। उस एक टेस्ट ट्यूब को पकड़ लो एनाइन टेस्टिंग के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो एनाइन टेस्टिंग होगा हमेशा। और पहले हमेशा प्रीलिमिनरी टेस्ट करो, फिर उसके बाद उससे थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि कौन सा एनाइन है, और फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट करके उस पर ठप्पा लगा दो कि भाई यही एनाइन है, कोई काट नहीं सकता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि जब आप सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हो
सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हो, ये टेस्ट ट्यूब है, मान लो टेस्ट ट्यूब है, ध्यान से देखना। इस टेस्ट ट्यूब में आपने सॉल्ट सॉल्यूशन तो बना के रख दिया, ठीक है, और ये अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल लिया। मान लो ये टेस्ट ट्यूब, इसी को मैंने बड़ा करके यहाँ दिखाया, इसमें आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है और तो कुछ नहीं है। अब आप बताओ इसमें कौन सा रिएजेंट लेते हैं, ग्रुप रिएजेंट H2SO4। अब इस सॉल्ट सॉल्यूशन में आप क्या करो, डाल दो भाई साहब डाइल्यूट H2SO4 डाल दो। डाल दिए डाइल्यूट H2SO4, मिला दो, थोड़ा गर्म कर दो, थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है। H2SO4 डाल के थोड़ा सा गर्म करो, डाइल्यूट H2SO4 डाल के गर्म करो। गर्म करने पर अगर गैस निकला, गैस इवॉल्व हुआ, गैस निकला, एक तो कंडीशन ये है गैस निकला, गैस इवॉल्व, यस। अगर गैस निकला, या एक सिचुएशन होगा गैस नहीं निकला, नो। एक तो ये होगा गर्म करने पर कि यहाँ से ऊपर से गैस निकलेगा, गैस निकलेगा, गैस निकलेगा, इस टेस्ट ट्यूब में से गैस निकलेगा, गैस इवॉल्व, टेस्ट ट्यूब में से, इस टेस्ट ट्यूब में से गैस इवॉल्व होगा, यस या नो। अगर गैस इवॉल्व होता है, सुनना, अगर गैस इवॉल्व हुआ, हाँ यस। अगर गैस निकला, आपने देखा आँख से गैस निकल रहा था भाई, तो अगर गैस निकला इसका मतलब ग्रुप नंबर 1 का ए प्रेजेंट, ग्रुप नंबर 1A इज प्रेजेंट। 1A मतलब ग्रुप नंबर मेन है ए, उसका 1 है, ग्रुप नंबर 1A, समझ गए ना, कि ग्रुप 1 और उसका सब ग्रुप एक, सब ग्रुप ए, ग्रुप नंबर 1 उसका सब ग्रुप ए, ग्रुप नंबर 1 उसका सब ग्रुप ए। मतलब वो डाइल्यूट एसिड वाला, जो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन दे देगा, जो बताए थे स्टार्टिंग में, ये देख लो, ये 1A, यस। इसका मतलब 1A वाला कोई ना कोई एनाइन है, भले ही वो CO3 2- हो, या भले H2- हो, या भले NO2- हो। अगर गैस नहीं निकला तो इसका मतलब 1A तो नहीं है, तो आगे चलो भाई, आगे चलो, 1B तो नहीं है, उस पर चलो। तो अगर गैस निकला तो 1A का आयन है, नहीं है तो आगे चलो, 1A का आयन नहीं है तो आगे चलो, 1B को चेक करने के लिए चलो। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है। एक चीज़ क्या होता है कि विद्यार्थी ध्यान नहीं देता, या समझिए कि हड़बड़ी में जो कुछ बच्चा यहाँ पर क्या करता है, जब सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बनाता है ना, तो पानी पे के जगह पर टैप वाटर लेता है। पानी के यूज़ करने जो रहता है, पानी जो यूज करता है विद्यार्थी, वो टैप वाटर यूज़ कर लेता है, नल का पानी यूज़ कर लेता है विद्यार्थी, टैप वाटर यूज़ कर लेता है। तो होता क्या है कि जब आप टैप वाटर यूज़ करोगे तो टैप वाटर में तो पहले से भी मिनरल्स प्रेजेंट हैं, पहले से भी मिनरल्स हैं, पहले से भी आयंस हैं, तो उससे क्या होगा, अच्छे से एक्सपेरिमेंट हो नहीं पाएगा, रिजल्ट फ्लॉड रिजल्ट आ जाता है। कैसा रिजल्ट आ जाता है, फ्लॉड रिजल्ट आ जाता है। तो उस फ्लॉड रिजल्ट से अगर आपको बचना है कि भाई रिजल्ट अच्छा आए, एक्यूरेट आए, तो आप यहाँ थोड़ा डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ करो, ताकि उसमें तो कोई आयंस होता नहीं है, तो वैसे आप वाटर का आप यूज़ करो। आप नहीं कि तालाब का पानी ले लिए, जो है टंकी का पानी ले लिए, तो नहीं, रिजल्ट ख़राब आ जाएगा, फ्लॉड रिजल्ट आ जाएगा। तो इससे बचा जाए, ठीक है, कि भाई साहब टैप का पानी नहीं लेना है हमको डिस्टिल्ड वाटर लेना है। इतना पहले आप नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। हम तो पहले 1A के बारे में सीख रहे हैं, ग्रुप नंबर 1 का सब ग्रुप ए जब डाइल्यूट एसिड से करेंगे, वही अपन सीख रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4। तो हम ये कंडीशन मानते हैं कि गैस इवॉल्व हुआ है, हम ये कंडीशन मानते हैं कि गैस इवॉल्व हुआ है, हम ये कंडीशन मान के आगे बढ़ रहे हैं, हम ये कंडीशन मान के आगे बढ़ते हैं कि मान के चलिए गैस इवॉल्व हुआ है। चलिए अगले पेज पर बताता हूँ, अगले पेज पर बताता हूँ कि हम ये मान के चल रहे हैं कि गैस इवॉल्व हुआ है, ये मान के अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो ध्यान से, if gas is evolved, if gas is evolved, if gas is evolved, अगर गैस निकला, if gas is evolved with dilute acid, अगर मान के चलो गैस निकला, तो इसका मतलब 1A का है, इसका मतलब 1A का किसके साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट एसिड के साथ। तो पहले हमेशा क्या, कौन सा टेस्ट होता है, प्रीलिमिनरी टेस्ट, और उसके बाद अपन कन्फर्मेटरी टेस्ट करके ठप्पा लगा देते हैं। चलिए मैं इधर लिखूंगा भाई साहब, ध्यान से सुनना, मैं इधर तो लिखूंगा ऑब्जर्वेशन,
इधर मैं लिखूंगा ऑब्जर्वेशन, एक तरफ ऑब्जर्वेशन, एक तरफ लिखूंगा कि कौन सा गैस निकल रहा है, एक तरफ लिखूंगा कि कौन सा एनायन है, कौन सा एनायन है, कौन सा एनायन है। एक तरफ मैं ऑब्जर्वेशन लिखूंगा कि गैस ऑब्जर्वेशन, एक तरफ लिखूंगा कि कौन सा गैस निकला, एक तरफ लिखूंगा कि कौन सा एनायन है। तो ऑब्जर्वेशन बताते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि कलरलेस गैस निकला। देखो ये प्रीलिमिनरी टेस्ट का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब ये क्या कहते हैं कि ये आपका ऑब्जर्वेशन है कि कौन सा क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगा हमको, और जो है कौन कौन सा गैस निकलेगा तो कौन सा एनाइन होगा, ये आप जान लो, कंफर्म हो जाओ। मैं आपको सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे अपन सीखते चलेंगे और आपको जो है पूरा का पूरा समझ में जो है आता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब मैं जो अभी लिख रहा हूँ ये प्रीलिमिनरी टेस्ट है, ये देख सकते हैं, गैस को अपन देख सकते हैं। तो ये मतलब प्रीलिमिनरी टेस्ट मतलब क्या होता है कि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अपन पता लगा सकते हैं देख करके। ओवरऑल मतलब ऊपर ऊपर जो है, ओवरऑल ऊपर ऊपर देख के पता लगा सकते हैं कि मान के चलिए गैस के कलर से, कुछ ऑब्जर्वेशन से अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सा एनाइन है। तो मैं इधर ऑब्जर्वेशन, इधर गैस, इधर एनाइन, ध्यान से देखो। कलरलेस गैस होगा, ओडरलेस गैस होगा। कलरलेस ना तो गैस का कोई कलर है, ओडोरलेस ना तो गैस का कोई स्मेल है। ओडोरलेस गैस विथ ब्रिस्क ब्रिस्क इफरवेसेंस, ब्रिस्क इफरवेसेंस, ब्रिस्क इफरवेसेंस वॉज इवॉल्व। कलरलेस गैस है भाई, ना तो गैस का कोई कलर है, ऑर्डरलेस गैस है, ना तो गैस का कोई स्मेल है। गैस विथ ब्रिस्क इफरवेसेंस वॉज इवॉल्व, थोड़ा बुदबुदाहट के साथ गैस निकलेगा। तो कौन सा गैस है? गैस होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आयन कौन सा होगा? CO3 2-। क्लियर है? गैस कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। एनायन कौन सा? CO3 2-। दूसरा कलरलेस गैस है, ये भी गैस कलरलेस है। तो अपन बीकर में देख लेंगे कि भाई कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ, तो अपन पहचान लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। एनाइन भी थोड़ा बहुत, तो क्योंकि ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है तो अपन यहाँ ये तो समझ जाएंगे कि भाई CO3 2- आयन ही होगा। फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट करके अपन ठप्पा लगा देंगे कि भाई CO3 2- ही है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, कलरलेस गैस है with rotten egg like smell, with rotten egg like smell। कलरलेस गैस है भाई, कलरलेस गैस है भाई साहब, कलरलेस गैस है, लेकिन स्मेल कैसा है? रॉटेन एग लाइक स्मेल, सड़ा हुआ अंडा की तरह जो है गंध है। कैसा गंध है? सड़ा हुआ अंडा की तरह। तो इसका मतलब गैस होगा H2S गैस होगा। एनाइन कौन सा? H2-। गैस कौन सा? H2S। एनाइन कौन सा? H2-। कैसा स्मेल आएगा भाई? कलरलेस गैस होगा, रॉटेन एग लाइक स्मेल, सड़ा हुआ अंडा की तरह। तो इसका मतलब जो है H2- उसमें एनाइन है, H2S गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है ना? तीसरा, तो रॉटेन एग रहेगा तो H2S गैस और एनाइन H2-। ठीक है। अब देखो ब्राउन गैस, ब्राउन कलर्ड गैस अगर आए, मान के चलिए कि ब्राउन कलर्ड गैस इज इवॉल्व। अगर ब्राउन कलर का गैस इवॉल्व हो रहा है, भूरे कलर का गैस, कैसा गैस? भूरे कलर का गैस हमको दिख रहा है कि भाई भूरे कलर का गैस है, तो इसका मतलब वो NO2 गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, और एनाइन है NO2-। NO2-। एनाइन कौन सा है? एनाइन है NO2-। कोई दिक्कत? तो कौन सा एनाइन है? NO2-। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये आपको ध्यान जो है रखना है।
तो ध्यान रखिएगा ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, इधर गैस और इधर एनाइन। तो अगर ब्राउन कलर का गैस निकला, ब्राउन कलर का गैस निकला तो NO2 गैस है और एनाइन है NO2 माइनस, क्योंकि अपने कोर्स में 3 ही तो पढ़ना है, CO3 2 माइनस एनाइन। एनाइन तो कई सारे हैं, लेकिन ये बोल रहा हूँ कि मान के चलिए ये आपको ध्यान में रखने, अभी मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ कि ग्रुप नंबर 1A का, तो ग्रुप नंबर 1A में तो 3 ही एनाइन अपने कोर्स में है, ग्रुप नंबर 1A, समझे ना, 1A मतलब, अरे भाई साहब यही ग्रुप नंबर 1A, CO3 में 2 माइनस गैस निकलेगा विद ब्रिस्क इफर्वेसेंस, तो पकड़ लेंगे कि कलरलेस ओडरलेस होगा और ब्रिस्क इफर्वेसेंस के साथ तो CO3 2 माइनस, H2 माइनस पकड़ लेंगे, रॉटेन एग लाइक स्मेल, NO2 माइनस ब्राउन कलर का गैस होगा तो NO2 माइनस। इस पे क्वेश्चन भी आया है एक बार, इससे पकड़ लोगे, क्लियर। अब मैं इधर नोट डाल के इम्पोर्टेंट चीज़ एक लिखने जा रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखना, नोट डाल के लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल कि कैसा स्मेल आएगा, माने कि कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, तो ध्यान से सुनो। H2S जो होता है, H2S और एनाइन कौन सा, H2 माइनस, रॉटेन एग, सड़ा हुआ अंडा की तरह, रॉटेन एग लाइक स्मेल, H2S गैस का सड़ा हुआ अंडा की तरह, उसमें H2 माइनस एनाइन होगा, सड़ा हुआ अंडा की तरह, रॉटेन एग लाइक स्मेल होगा। अगर बात करें PH3 का, तो PH3 का रॉटेन फिश की तरह, सड़ी हुई मछली की तरह, रॉटेन फिश, PH3 का रॉटेन फिश की तरह, PH3 का रॉटेन फिश की तरह। और SO2 का बर्निंग सल्फर की तरह, बर्निंग सल्फर की तरह, जलते हुए सल्फर की तरह, जलते हुए सल्फर की तरह। सल्फर का स्मेल जो है आपका थोड़ा बहुत, वो माचिस सब जब जलता है तो जब बंद नहीं हो जाता है, थोड़ा बहुत नहीं लगता है, माचिस जब जला रहे हो तो थोड़ा बहुत स्मेल जो होता है वैसा ही कुछ उसी टाइप से हल्का हल्का सल्फर का स्मेल होता है। तो ध्यान रखना ये भी बात, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब, इसीलिए नोट डाल के लिखवा दिया हूँ कि अगर आ गया एग्ज़ाम में तो फिर देखना। तो H2S का रॉटेन एग, PH3 का रॉटेन फिश, और आपका जो है SO2 का बर्निंग सल्फर की तरह, क्लियर है। अब हम आगे, ये सब तो मैंने आपको प्रीलिमिनरी टेस्ट बताया, अब अगले क्लास में हम समझेंगे कन्फर्मेटरी टेस्ट। इन सब का कन्फर्मेटरी टेस्ट बताऊंगा, जिससे हम ये ठप्पा लगा देंगे कि भाई यही एनाइन है, यही एनाइन है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप जितना मैंने आपको बताया सबका आप रिवीजन कर लीजिएगा, और सबका आप रिवीजन कर लीजिएगा। फिर मिलूँगा अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई आपका, आप इतना देर तक वीडियो देखे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सीखने की इंटेंशन से आइएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा और कुछ सीख के जाइएगा, ताकि टेस्ट में कभी भी क्वेश्चन आए तो आप बना सको, है ना। अगर अपन कंसेप्ट धीरे धीरे सीखते चले जाएं तो कोई भारी नहीं है, बड़ा आसान है। अपन कंसेप्ट नहीं सीखते इसलिए हार्ड रहता है, कंसेप्ट सीख रहे हैं तो बिल्कुल ईजी है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं यार अगले क्लास में, है ना। और मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आप अगले क्लास में आना, है ना, और अपन अच्छे से सीखेंगे, ठीक है ना भाई। चलिए मैं बंद कर रहा हूँ वीडियो, चलो थैंक यू।